नमस्कार। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। जैसा कि पहले क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि अगर रोकड़ 10,000 है, स्टॉक 25,000 है, विनियोग 5,000 है, लेनदार 22,000 है, बैंक अधिविकर्ष 8,000 है, तो आपको चालू अनुपात यानी कि आपको करंट रेशियो फाइंड करना है। कैश, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, क्रेडिटर्स एंड बैंक ओवरड्राफ्ट दिया। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, करंट लायबिलिटी होती है तो हम सबसे पहले करंट एसेट्स निकाल लेंगे, जो कि हमारी कितनी निकलेगी, तो आप निकालिए करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स क्या हो जाएगी 10,000, 25,000 और 5,000। इनको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 25 30 और 10 40, यानी हमारी करंट एसेट्स आ गई आपकी 40,000 और करंट लायबिलिटी क्या हो जाएगी 22,000 और 8,000। इनको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 30,000 आ जाएगा। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो 4:3, यानी कि आपका जो प्रश्न 1 का सही उत्तर हो जाएगा वो डी हो जाएगा 4:3, यानी कि आपका करंट रेशियो 4:3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तब तक आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। एक मुक्त अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय वाई होती है अगर CIGXM का अर्थ उपभोग, विनियोग, सरकारी व्यय और कुल निर्गत तथा कुल आगत है, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ठीक है, तो आपको क्या नेशनल इनकम बनानी है, तो जब भी नेशनल इनकम आती है तो आपका एक्सपोर्ट से इंपोर्ट जो है माइनस हो जाते हैं और आपकी नेशनल इनकम कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ये आता है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमें ना गवाते हुए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। तो इसमें क्या आ जाएगा, आपका व्यक्तियों के विकास का निर्देशांक क्या होता है, द इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। तो कभी भी आपको अगर व्यक्तियों के विकास का निर्देशांक पूछता है यानी डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स पूछता है तो आपका SDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये होगा। मिसप्रिंट है थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 3 का बी ऑप्शन सही होगा, यानी SDI। ऑप्शन से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, आप ये याद रखें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया है प्रबंध एक विस्तार का अर्थ है। प्रबंध के विस्तार का क्या अर्थ है। ठीक है, एक संस्था अच्छे संस्था में विभाग होने चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार को स्पष्ट परिभाषित होना चाहिए, प्रत्येक कनिष्ठ के ऊपर एक वरिष्ठ होना चाहिए, एक प्रबंध सीमित संख्या में कर्मचारियों को प्रबंधित कर सकता है, यानी स्पेन ऑफ मैनेजमेंट मीन्स इन्होंने पूछा है अ गुड ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव डिपार्टमेंट्स, द राइट ऑफ ईच इंडिविजुअल शुड बी क्लियरली डिफाइंड, देयर शुड बी अ सीनियर अबव एवरी जूनियर, अ मैनेजर कैन मैनेज अ लिमिटेड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। तो स्पेन ऑफ मैनेजमेंट में क्वेश्चन नंबर 4 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक जो प्रबंधक है वो सीमित कर्मचारियों का ही प्रबंध कर सकता है, अधिक कर्मचारियों का प्रबंध करने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर देखते हैं क्या बताया गया है। व्यक्ति करदाता की दशा में अधिभार तभी लगाया जाएगा जब निम्नलिखित की रकम अधिक होगी, 1 लाख से अधिक, 1 करोड़ से अधिक, 10 लाख से अधिक। यानी सरचार्ज कब लगाया जाता है, जब आप इनकम टैक्स पेड करते हैं इंडिविजुअल की। ठीक है, तो सरचार्ज के लिए आपका 50 लाख से एक्स्ट्रा जब इनकम होती है तो सरचार्ज लगाया जाता है। तो 50 लाख किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसका अर्थ क्या हो गया कि आपका क्वेश्चन नंबर 5 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यदि विक्रय किए गए माल की लागत 1,20,000 है और सकल हानि विक्रय मूल्य का 1/4 है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। इफ़ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 120 एंड द ग्रॉस लॉस इज 1/4 ऑफ सेलिंग प्राइस, देन द सेलिंग प्राइस विल बी। तो हम क्या ले लेते हैं, सबसे पहले हम ले लेते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100 हो जाएगा, तो सेल प्राइस आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 125, बिकॉज आपका 1/4 दिया हुआ है। तो इसको अगर आप डिवाइड करेंगे 100 से तो 25% आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब सेल प्राइस आपका 125 हो जाएगा। देन हमें अगर सेल प्राइस फाइंड करना है तो आप कैसे करेंगे, 120 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 120। बहुत सिंपल सा है, आप कर लेंगे। इसको कट कर देंगे, 25 4 जा 100, 25 5 जा यानी 25 5 जा 125, 5 1 जा 5 2 जा 10, 5 4 जा 24 आ जाएगा। तो देन आपका क्या करेंगे आप 24,000 इंटू 4 96,000, तो आपका 96,000 आंसर आ जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आयकर के लिए अतिवरिष्ठ व्यक्ति कौन होता है। अतिवरिष्ठ मतलब अ सीनियर सिटीजन, किसे माना जाएगा जिसकी एज अधिक है पर्पज ऑफ इनकम टैक्स। तो जो 80 वर्ष से अधिक है उसे अति वरिष्ठ या सीनियर सिटीजन माना जाता है 80 वर्ष के व्यक्ति को। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 7 का
ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है, प्रबंध द्वारा नियंत्रण का कार्य निम्नलिखित में से किसके बिना संभव नहीं है। द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग बाय द मैनेजमेंट इज नॉट पॉसिबल विदाउट द फॉलोइंग। यानी अगर आप नियंत्रण का कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मोटिवेशन होना सबसे ज़्यादा जरूरी है, यानी अभिप्रेरणा नहीं होगी तो आप नियंत्रण कभी भी कर नहीं सकते। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का जो है आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में हम पहुंचते हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया है, सम विच्छेद बिंदु क्या है। सम विच्छेद बिंदु वह बिंदु है जहाँ पर ना तो लाभ हो ना हानि हो, कुल आय और कुल लागत के बराबर होती है। क्या बताया जाएगा, और उपयुक्त सभी। इनमें से क्या होगा ऑप्शन। सम विच्छेद बिंदु या ब्रेक इवन पॉइंट हम किस पॉइंट को कहते हैं, देयर विल बी नाइदर प्रॉफिट और लॉस, यानी ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। डिविडेंड एंड फिक्स्ड कॉस्ट आर सेम, यानी आपका जो डिविडेंड है और फिक्स कॉस्ट सेम हो। टोटल रेवेन्यू इक्वल हो टोटल कॉस्ट के, क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में ये सभी हो जाएंगे, ऑल ऑफ अबव। डी ब्रेक इवन पॉइंट वही होता है जहाँ पर ना लाभ हो ना प्रॉफिट हो और ना ही आपका जो है डिविडेंड और फिक्स कॉस्ट सेम हो, टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट सेम हो। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का डी सही हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा जा रहा है, रूढ़िवादिता के सिद्धांत के अंतर्गत स्टॉक का मूल्यांकन किया जाएगा, यानी अंडर द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक शैल बी। यानी जो हमारा कंजर्वेटिव प्रिंसिपल है उसमें क्या होता है कि हम रूढ़िवादिता पद्धति पे चलते हैं, तो उसमें आपका स्टॉक का मूल्यांकन या स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा। तो स्टॉक का वैल्यूएशन हमेशा आपका बाजार मूल्य या लागत मूल्य में जो कम होता है, विच एवर इज लेस, यानी आपका सी, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। मार्केट वैल्यू और कॉस्ट वैल्यू विच एवर इज लेस, क्वेश्चन नंबर 10 का सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, हमेशा रूढ़िवादी पद्धति में जो स्टॉक का मूल्यांकन होता है या स्टॉक का वैल्यूएशन होता है वो मार्केट वैल्यू और कॉस्ट वैल्यू विच एवर इज लेस उसके अकॉर्डिंग होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में हम आप पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या पूछ रहा है, अंश अपहरण खाते में अपहरित अंशों को पुनः निर्गमित करने के लिए जो शेष बचता है उसे किस खाते में हस्तांतरित किया जाता है। यानी जब आप फॉरफीचर करते हैं शेयर्स का तो उसको पुनः निर्गमित किया जाता है, उसके बाद जो शेष बचता है यानी जो बैलेंस बचता है उसे हम किस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा है या आपने रिवीजन किया होगा तो उसमें पता चलेगा कि आप पूंजी संचित खाते में हस्तांतरित किया जाता है, यानी विल बी ट्रांसफर इन कैपिटल रिजर्व अकाउंट। जो हमारा फॉरफीचर बैलेंस होता है री इशू करने के बाद शेयर्स, वो किस में जाता है, वो हमारा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए ताकि आपको लगातार प्रैक्टिस सेट मिलते रहें। यूपी टीजीटी पीजीटी में इस बार एक सीट आपकी ज़रूर पक्की होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम पहुँचते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। यदि सरकारी व्यय 700 बढ़ा दिए जाएँ तथा कर को भी 700 बढ़ा दिया जाए तो आय का संतुलन स्तर क्या होगा। इफ़ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 700 एंड टैक्स ऑल्सो इंक्रीज बाय 700 देन द इक्विलिब्रियम ऑफ लेवल ऑफ इनकम क्या होगा, ये आपको बताना। हाँ, तो इसमें आप एक ध्यान से देखेंगे क्या पूछ रहा है, द इक्विलिब्रियम ऑफ लेवल ऑफ इनकम, इनकम का लेवल पूछ रहा है। ठीक है, आपको फंसना नहीं है क्वेश्चन में, आय का संतुलन स्तर पूछ रहा है। तो अगर आय हमारी यानी टैक्स अगर 700 बढ़ेगा तो हमारा जो आय है वो 700 बढ़ जाएगी, आय का संतुलन 700 बढ़ जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी 700 से इंक्रीज कर जाएगी हमारी जो है इनकम लेवल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का है, आसान सा क्वेश्चन है, व्यवसायिक उद्देश्य की समुचित परिभाषा क्या होगी। व्हाट विल बी द प्रॉपर डिफिनेशन ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव। तो जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव का प्रेजेंट टाइम में मॉडर्न बिजनेस का सबसे बड़ा जो एग्जांपल है या जो सबसे बड़ा मोटिव है वो है क्रिएशन ऑफ न्यू कस्टमर, नए ग्राहकों का सृजन। अगर आपके ग्राहक नहीं बन रहे तो मर्जी जितना बड़ा बिजनेस हो आपका वो फेल हो जाएगा। ठीक है, आप मैक्सिमाइज प्रॉफिट नहीं, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अगर आप हमेशा कमाने की कोशिश करेंगे तो आपका बिजनेस कभी ना कभी फेल हो जाएगा। और केवल समाज सेवा करेंगे तो प्रॉफिट कैसे अर्न करेंगे। बिजनेस का एक मोटिव प्रॉफिट अर्न करना भी होता है। ठीक है, और संपत्तियाँ बढ़ाने, अगर सिर्फ आप अपनी संपत्तियाँ बढ़ाएंगे तो आपका समाज में गलत इम्पैक्ट जाएगा। इसलिए इसका सबसे बेस्ट आंसर जो होगा वो होगा नए ग्राहकों का सृजन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे हम पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, कर्मचारियों के शिक्षा तथा गुणों के आधार पर वर्गीकरण को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयज ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड क्वालिटी
एजुकेशन और क्वालिटी के हिसाब से हम उनका बहुमुखी वर्गीकरण करते हैं, यानी मल्टीपल क्लासिफिकेशन करते हैं। यानी जब हम देखते हैं कि उस एम्प्लॉय जो है एजुकेशन में भी अच्छा है और उसके अंदर क्वालिटीज़ भी हैं, तो हम उसे मल्टीपल क्लासिफिकेशन देते हैं, यानी बहुमुखी वर्गीकरण करते हैं। यानी वो एजुकेशन में भी अच्छा है और उसके अंदर अदर क्वालिटीज़ भी हैं। यानी जैसे कहते हैं नहीं कि अगर कोई आपके पास जो है MBA की डिग्री लेकर आया है, लेकिन वो बहुत टेक्निकल भी है और उसका जो है पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी है, बोलने चलने में भी बहुत अच्छा है, तो ऐसे पर्सन को हम मल्टीपल क्लासिफिकेशन में रखते हैं, यानी बहुमुखी वर्गीकरण में रखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में हम आ जाते हैं। एक प्रकाशक द्वारा कॉपीराइट प्राप्त करने के लिए किया गया खर्च क्या कहलाएगा? एक प्रकाशक द्वारा कॉपीराइट प्राप्त करने के लिए किया गया खर्च क्या कहलाएगा? तो जो एक प्रकाशक है, अगर उसने कॉपीराइट लिया है, कॉपीराइट लेने को कॉपीराइट, तो उसमें क्या होगा? तो पहले ध्यान लीजिए, देखिए पूंजीगत व्यय कौन से होते हैं? वो व्यय होते हैं जिनका फ़ायदा हमें बहुत सालों तक मिलता रहता है। बड़ी रकम खर्च की जाती है और भविष्य में कई वर्षों तक उसका हमें प्रॉफिट मिलता रहता है, उसको हम कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजीगत व्यय कहते हैं। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो हमें बिजनेस को प्रॉपर चलाने के लिए रेगुलर बेसिस पे खर्च करने होते हैं और उससे हमें शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स अर्न होते हैं। डेफर्ड आयगत व्यय, ये भी क्या होता है? ये एक्सपेंडिचर होते हैं जो हमें लंबे समय तक प्रॉफिट प्रदान करते हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट का। लेकिन इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत व्यय। ठीक है, अगर कॉपीराइट कोई प्रकाशक है कॉपीराइट प्राप्त कर रहा है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसका। ठीक है, लाइसेंसिंग शुल्क वगैरह ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हाँ क्वेश्चन नंबर 16 में आपका क्या बोल रहा है? A company issued form inviting application 2000 shares. Application for 3000 share were received. On application for 2400 share allotted in proportion or pro rata basis. Ramesh who allotted 40 shares, how many share did he get? Okay. इन्होंने पूछा है कि कंपनी ने 2000 शेयर इशू किए हैं जिसमें 3000 के लिए एप्लीकेशन मिली है, 2400 अंशों को समानुपात पर आवंटित किया गया है, यानी 600 अंशों को वापस कर दिया गया है। तो एक रमेश है जिन्होंने 40 अंश आवंटित हुए हैं, मतलब उनको 40 अंश दिए गए। तो आप ये बताइए प्रोरेटा बेसिस पे उन्हें 40 अंश दिए गए तो उन्होंने कितने अंशों के लिए एप्लीकेशन दी होगी? तो इसके लिए बहुत सिंपल सा है, जितने शेयर उसको अलॉट किए गए हैं 40 इंटू हम हमेशा कितने करते हैं? जितने प्रोरेटा बेसिस पे हमें अलॉट किए गए शेयर, यानी रिटर्न को हटाने के बाद। तो रिटर्न को हटाने के बाद हमारे कितने बचे? 2400, और इशूड शेयर हमारे कितने थे? 2000। ये आपका हमेशा ऐसे रहेगा। ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे तो 2 × 2 2 2 4 24 2 48, यानी इसने जो है 48 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दी है और उसे 40 शेयर अलॉट किए गए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, होपफुली आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है? यदि नीली जीन्स के मूल्य में वृद्धि के कारण टेनिस के जूतों की मांग में वृद्धि हो जाती है तो नीली जीन्स और टेनिस के जूतों में किस प्रकार की वस्तुएं हैं? अगर किसी एक वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है, मूल्य में वृद्धि हुई यानी जो है मूल्य में जब वृद्धि होती है यानी उसकी डिमांड बढ़ती है। ठीक है, तो जूतों में भी वृद्धि हो गई, जूतों में मांग की वृद्धि हो गई, तो इसका मतलब क्या है कि ये इसकी पूरक वस्तुएं हैं। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर एक वस्तु की प्राइस में इंक्रीज़ हो रहा है यानी मूल्य में वृद्धि हो रही है और दूसरे वस्तु की मांग में वृद्धि हो रही, तो वो दोनों हमेशा कौन सी वस्तु होंगी? कंप्लीमेंट्री गुड्स यानी पूरक वस्तुएं होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हम अगले क्वेश्चन पर आने से पहले, हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है? यदि क्विक रेशियो 1.5:1 है और क्विक एसेट्स आपकी 30,000 है तो आपका क्विक लायबिलिटी क्या होगी? ठीक है, तो पहली बात तो आप ये देख लीजिए कि जो क्विक रेशियो होता है वो क्या होता है? क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है? क्विक एसेट्स अपॉन क्विक या फिर क्विक या करंट लायबिलिटी। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अगर हमें करंट रेशियो दिया है, करंट रेशियो देने का मतलब क्या हो जाएगा? 1.5 इज इक्वल टू करंट एसेट्स आपकी क्या हो जाएगी? आपको 30,000 दी है इन्होंने करंट एसेट्स या क्विक एसेट्स। ठीक है, ये हो जाएगी। तो आपको क्विक लायबिलिटी निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? रिवर्स करके आपको कर देंगे। ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा? क्विक लायबिलिटी इज इक्वल टू 30,000
अपॉन 1.5, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ से हटेगा, यहाँ 0 बढ़ जाएगा और 15 टू ज़ा 30 यानी 20,000 आपकी जो क्विक लायबिलिटी है वो क्या हो जाएगी 30,000 हो जाएगी, 20,000 हो जाएगी, सॉरी, ठीक है 20,000 हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो आंसर ए हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, आज के प्रैक्टिस सेट का। इसे आप अच्छे से शेयर करिए, सभी को पहुंचाइए। यूपी टीजीटी पीजीटी में एक सीट आपकी जरूर पक्की होनी चाहिए। सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस सेट आपको रेगुलर मिलते रहेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्थायी संपत्ति है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिक्स एसेट्स? फिक्स एसेट्स कौन सी है जिसे हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, छू सकते हैं, सॉरी सुन नहीं सकते, देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो हमारी फिक्स एसेट्स होती है, स्थायी संपत्ति जो हमें लंबे समय तक हमारे पास रहती है, ठीक है। तो देखिए जो बैंक बैलेंस है वो करंट एसेट्स होता है, स्टॉक जो है हमारा वो भी करंट एसेट्स होता है, जो हमारा पिटी टूल्स हैं यानी छोटे औजार हैं ये भी हमारे करंट एसेट्स में ही आते हैं। लेकिन जो हमारी गुडविल है वो हमारी क्या है, फिक्स एसेट्स है, जो हमारी इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स बोली जाती है, ठीक है। अमूर्त स्थायी संपत्ति है जिसे हम छू देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं, लेकिन ये फिक्स एसेट्स में ही आती है, ठीक है। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन जो है समझ आए होंगे। चलिए अब आखिरी क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, जो हमारी वीडियो का आज का प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है आपका, ठीक है। एक्स लिमिटेड ने भूमि और भवन 28,80,000 में खरीदे और इसके बदले 100 रुपये वाले ऋण पत्र 4% छूट पर निर्गमित किए। तो जितने निर्गमित किए गए हैं डिबेंचर्स वो कितने होंगे? यानी एक्स लिमिटेड ने एक लैंड और बिल्डिंग परचेज किया 28,80,000 के लिए और जो डिबेंचर हैं वो इशूड करे हैं 100 रुपीज़ वाले 4% डिस्काउंट पे, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिबेंचर निकालें तो हम क्या करते हैं, जो वैल्यू होती है उनको हम डिबेंचर की रेट से डिवाइड कर देते हैं, जितनी वैल्यू के लिए हमें डिबेंचर इशू करें, ठीक है। तो पहले हम ये देख लेंगे जो फेस वैल्यू है डिबेंचर की, फेस वैल्यू है 100, ठीक है। आफ्टर डिस्काउंट वो कितने हो जाएंगे 96, 4% का डिस्काउंट है तो 100 का 4% माइनस हो जाएगा तो 96 जो है आपका क्या आ जाएगा, 96 आपके डिबेंचर की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारी जो लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू है 28,80,000 सॉरी, ठीक है, और 96 इसका रेट है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका 30,000 आ जाएगा, इसे आप डिवाइड कर लेंगे 30,000 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी इन्होंने 30,000 डिबेंचर इशू करे होंगे 28,80,000 रुपये पे करने के लिए, जिसके बदले में इन्होंने 30,000 डिबेंचर्स इशू करें, ठीक है। तो आज के प्रैक्टिस सेट के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेट दूंगा और होपफुली हो सकता है इन क्वेश्चंस की संख्या बढ़ेगी जैसे जैसे आप सपोर्ट करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल पर बने रहेंगे, ठीक है। हैव अ नाइस डे, गुड डे।